नमस्कार, आपके अपने चैनल हिंदी वाली मीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि बहुत लंबे समय बाद एक विस्तृत वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन इस आशा के साथ ज़रूर आई हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों की जिन्हें या तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत ही लिखते हैं या फिर लिखते लिखते दुविधा में पड़ जाते हैं कि सही भी लिख रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला शब्द है नमस्कार या नमस्कार। दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन सही क्या है? दोनों ही सही हैं क्या? जी नहीं, सही है केवल नमस्कार। क्यों? क्योंकि जब हम नमस्कार के टुकड़े करते हैं तो हम पाते हैं यह संधि से बना शब्द है। मूल शब्द थे नमः और कार। इनमें जब संधि होती है तो बनता है नमस्कार। नमः का मतलब झुकना, संस्कृत के नम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है झुकना। प्रणाम, नमस्ते, नमनीय, इन सभी में यह नम धातु लगी है। और कार का अर्थ होता है कार्य। जैसे किसी को चमत्कृत करने का कार्य चमत्कार, बहिष्कृत करने का कार्य बहिष्कार, अहम करने का काम, घमंड करने का काम अहंकार। तो इसी तरह से बनता है नमन करने का कार्य है नमस्कार। इस पर विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ देख सकते हैं। नमस्ते और नमस्कार के अंतर को मैंने वहाँ थोड़ा विस्तार से बताया है। तो आपने देखा नमः और कार, इन्हें मिलाकर बनता है नमस्कार। अब यहाँ क्या हुई है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के नियम से यहाँ विसर्ग हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है आधा स, तब बनता है नमस्कार शब्द। जैसे दूसरा उदाहरण देखें तो भास्कर देखिए, वहाँ क्या है? भा धन कर। भा का मतलब होता है चमकना, भास से बना है, इसका मतलब होता है चमकना। तो जो चमकता है वह क्या है? वह है भास्कर। कौन चमकता है? सूर्य चमकता है, सोना चमकता है, तो इन सब का पर्यायवाची है भास्कर। अब लोग बाग नमस्कार बोलते क्यों हैं? शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स के बदले श बोला जाए तो वह अधिक सम्मानजनक, अधिक संभ्रांत लगता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, प्रसाद को बोल देते हैं प्रसाद, सांत्वना को बोल देते हैं शांतना, यहाँ तक कि पुरस्कार को पुरस्कार कहते हुए भी मैंने लोग देखे हैं। और तो और पुरुष से जोड़ के पुरस्कार तक कह देते हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ स आना चाहिए भाषा के नियमों से वहाँ स लगाइए, जहाँ श आना चाहिए वहाँ श लगाइए। अब बात करते हैं चाहिए या चाहिए की। इसमें मैंने देखा है बहुत बार लोग एक वचन के साथ तो चाहिए लगा देते हैं, जैसे मुझे चम्मच चाहिए, लेकिन बहुवचन के साथ चंद्र बिंदु वाला चाहिए लगाते हैं। जैसे मुझे चमचे चाहिए, चमचे बहुवचन हो गया तो चाहिए का भी उन्होंने बहुवचन चंद्र बिंदु लगाकर कर दिया। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहिए जो है वह एक ऐसी क्रिया है जो चाहना से बनी है और इसमें लिंग वचन काल का कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई भी लिंग वचन या काल का वाक्य हो, चाहिए अपरिवर्तित ही रहता है, चाहिए ही रहता है। चंद्र बिंदु वाला चाहिए का कोई अस्तित्व कहीं नहीं है। जैसे वचन की बात हम करें तो मैं कहूँ तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। किताब एक वचन है, चाहिए बिना चंद्र बिंदु का। लेकिन अगर ये किताब बहुवचन हो जाए, तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, तब भी चाहिए वैसा ही रहेगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वचन की बात हुई। अगर मैं लिंग की बात करूं, मैं कहूं तुम्हें लड्डू चाहिए कि रसमलाई चाहिए, लड्डू हो चाहे रसमलाई हो, आपको चंद्र बिंदु चाहिए में नहीं लगाना। काल की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं मुझे आज 10 रुपये चाहिए लेकिन कल 100 रुपये चाहिए, यहाँ भी चाहिए चाहिए ही रहेगा, कोई परिवर्तन इसके स्वरूप में नहीं आएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा जो कि रोचक भी है। चाहिए के साथ है जो सहायक क्रिया है वह कभी प्रयुक्त नहीं होती। मुझे चादर चाहिए है नहीं होगा, लेकिन दूसरी सहायक क्रियाएं आ सकती हैं। जैसे मुझे चादर चाहिए थी, मुझे चादर चाहिए होगी, या फिर हो सकता है कल मुझे एक चादर चाहिए हो। तो चाहिए के साथ में है सहायक क्रिया कभी नहीं, लेकिन अन्य सहायक क्रियाएं आ सकती हैं। अब चाहिए ए सही है या चाहिए ये सही है, यह जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस पर भी एक विस्तार से वीडियो बन सकता है। अब एक छोटी सी तार्किक बात,
जब उठाना क्रिया से, लाना क्रिया से आप उठाइए और लाइए बनाते हैं, कभी उलझन में नहीं पड़ते कि उठाइए लाइए लिखना है या नहीं, तो उसी तरह से चाहना को भी ले लीजिए, चाहिए चाहिए ही रहता है, चाहिए नहीं होता। अब बात करते हैं आज के तीसरे शब्द वापस या वापस की। यह शब्द हिंदी और उर्दू में बहुत काम में लिया जाता है। कोई वापस लिखता है तो कोई वापस लिखता है, लेकिन सही शब्द क्या है? सही है वापस। यह है फारसी मूल का शब्द। शायद इसीलिए हम इसमें कंफ्यूज भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यह फारसी मूल का है, फारसी हमें आती नहीं, इसलिए उसके व्याकरण की तो हम क्या ही चर्चा करेंगे, मैं कर भी नहीं सकती। तो यह है वापस शब्द। मूल रूप से है वापस शब्द, लेकिन गलती क्यों होती है? शायद इसलिए होती है क्योंकि वापसी एक शब्द और होता है जिसका मतलब होता है लौटना। लौटना या लौटने की भाववाचक संज्ञा जो है वह वापसी है। जैसे घर वापसी, या मैं कहीं बाहर जाते हुए कहूँ कि मेरी वापसी कल की ही है। तो वापसी से शायद हमें गलती लगती है, लेकिन यही वापसी यह याद रखने के भी काम आ सकता है कि सही शब्द वापस है। कैसे? वह ऐसे कि वापस शब्द में जब हिंदी का ई प्रत्यय लगता है तो वापसी बनता है। वापसी का प्रयोग तो हम बिना उलझन बहुत करते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर शब्द वापस होता और उसमें ई प्रत्यय लगाते तो क्या बनता? तो बनता वापिसी। आप में से किसी ने कभी वापिसी शब्द का प्रयोग किया है क्या? नहीं किया ना? तो बस यह ध्यान रख लीजिए, सही शब्द वापस है, जिसमें ई प्रत्यय लगाने पर बन जाएगा वापसी। अब बात करते हैं अधीन या आधीन, दोनों में से सही वर्तनी क्या है। देखिए, अधीन का मतलब होता है किसी के वश में या अधिकार में होना, किसी पर आश्रित या निर्भर होना ही तो अधीन होना है। लेकिन अधीन या आधीन, तो इसके लिए इस शब्द के टुकड़े करते हैं तो बनता है अधि धन इन। अधि का अर्थ होता है खुद से ऊपर, जैसे अधिकार, आधिपत्य, इन सब में यह अधि काम में आया है। तो अधि धन इन, यह था हमारा शब्द। अब दो छोटी ई है, अधि की छोटी ई और इन की छोटी ई, यह मिलकर दीर्घ संधि होगी तो क्या बनेगा? बनेगा अधीन। एक शब्द बनेगा अधीन। लेकिन अ पे तो कोई अंतर पड़ा ही नहीं, अ तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, तो अ तो वैसे ही रहने दीजिए, शब्द बनाइए अधीन। अच्छा, अब गलती होती क्यों है यह जान लेंगे तो गलती होनी बंद हो जाएगी। गलती होती इसलिए है क्योंकि हम चकमा खा जाते हैं पराधीन, विचाराधीन ऐसे शब्दों से, जहाँ पर आ है, परा विचारा, उन आ से चकमा खाकर हम अधीन में भी आ कर देते हैं। उनमें क्यों है? उनके भी टुकड़े करिए। उनके टुकड़े करेंगे तो आप देखेंगे पर धन अधीन और विचार धन अधीन। यहाँ पे दो कौन से स्वर पास आ रहे हैं? पर का अ और अधीन का भी अ। दो अ मिलके क्या बनेंगे? दीर्घ संधि से दीर्घ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। दो अ मिलकर बन जाएंगे आ, इसलिए पराधीन हो रहा है। विचाराधीन में भी विचार र का अ और अधीन का अ दीर्घ हो जाएंगे तो मिलके बन जाएंगे आ, इसीलिए विचाराधीन हो रहा है। अब अधीन को देखिए, अधि और इन, ई की मात्रा तो ध पे हमने बड़ी कर दी, समझ में आ गया। आ को क्यों छेड़ा हमने? आ में तो कहीं संधि नहीं हो रही है, वह तो शब्द का शुरुआती वर्ण है, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। शब्द बनाइए अधीन, ना कि आधीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम शब्द की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी को आगे बढ़ाने की हमारी छोटी सी पहल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की सूचना आपको समय पर मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम शब्द की तरफ, जो है अध्यात्म या आध्यात्म। इसके टुकड़े करते हैं, बनेगा अधि धन आत्म। अधि का अर्थ हमने अभी जाना, अधि का अर्थ होता है स्वयं से ऊपर। अध्यात्म क्या है? आत्म माने स्वयं, तो अधि आत्म, जो स्वयं से जब हम ऊपर उठकर देखते हैं, सोचते हैं, अपने से ऊपर की सत्ता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, वही तो अध्यात्म है, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। अब आध्यात्म सही है या अध्यात्म सही है?
देखिए टुकड़े हुए थे अधि धन आत्म, यहाँ होगी यण संधि। यण संधि का नियम क्या है? यदि आप हिंदी के विद्यार्थी नहीं रहे हैं या अब हिंदी से उस तरह नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे नियम अगर आप वीडियोस में लगातार देखेंगे तो खुद ही छोटी मोटी समस्याएं अपने आप हल कर लेंगे हिंदी शब्दों से जुड़ी। तो बस ध्यान से सुनिए। अधि धन आत्म क्या है? यहाँ यण संधि होती है। यण संधि का नियम है कि जब पहले शब्द के अंत में ई आता है और उसके आगे कोई भी स्वर आता है ई के अलावा, तो उसकी जगह आधा य हो जाता है। तो अधि और आत्म में क्या होगा? ध में जो है छोटी ई है और साथ में आगे है आ, जो कि ई नहीं है, एक अन्य स्वर है, तो मिलके हो जाएगा आधा य। अब यह आधा य जब आगे के आत्म से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा अध्यात्म। लेकिन जरा ठहरिए, अगर अध्यात्म सही है तो आध्यात्मिक भी सही होना चाहिए। सही है क्या? नहीं, आध्यात्मिक सही नहीं है, सही है आध्यात्मिक। वो इसलिए कि जब हम किसी शब्द में इक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? जो शब्द होता है अगर वो अ से शुरू है तो उसकी जगह आ हो जाता है। तो अध्यात्म अ से शुरू है तो वह आध्यात्मिक हो जाएगा। अगर वह शब्द ई या ए से शुरू है तो उसकी जगह आई हो जाता है। जैसे नीति से नैतिक, देह से दैहिक। अगर वह शब्द उ या ओ से शुरू है तो औ हो जाता है। जैसे भूत से भौतिक, मुख से मौखिक और लोक से लौकिक। ऐसे कुछ उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और चाहे तो खुद भी कमेंट बॉक्स में ऐसे शब्द बनाकर लिख सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। मुझे पूरी आशा है कि अब ये पांचों शब्द आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे और अगली बार इन्हें लिखते या बोलते समय आपसे गलती नहीं होगी। धन्यवाद।